देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरीके के फोर्सेस हैं, दो तीन मान लो उसको। एक है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेंडरवल फोर्सेस वीक में आएंगे, या वीक फोर्सेस, और दूसरा अदर फोर्सेस के अंदर। सही ना, अदर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, अदर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में क्या क्या आएगा? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड बताओ किस किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? मेटल और नॉन मेटल। एक का जेड इफेक्टिव, मेटल का जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम। और नॉन मेटल का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। तो एक का जेड इफेक्टिव कम होगा और एक का ज्यादा। है ना, एक का जेड इफेक्टिव कम होगा और एक का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा, दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी बहुत स्ट्रांग होता है, ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, वो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, इसलिए दोनों का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। इसका भी जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, और दूसरे का भी, जो दूसरा नॉन मेटल है उसका भी जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा। अब मेटेलिक बॉन्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वो किसके बीच बनेगा? वो किसके पीछे बनेगा और उसमें जेड इफेक्टिव पे क्या? बताओ इसके जेड इफेक्टिव पे क्या बोलोगे? मेटेलिक के, जैसे मेटल और एक सोडियम मेटल है, एक सोडियम मेटल है और दूसरा भी सोडियम मेटल, तो उसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा? मेटल का जेड इफेक्टिव क्या होता है? मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है, पता है ना। मेटल तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी न्यूक्लियस की पावर उसमें कम लग रही है, तो जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। सही ना। तो एक कोवेलेंट आएगा अगर, तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा। मेटल आएगा तो जेड इफेक्टिव बहुत कम, और आयनिक आएगा तो एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, दोनों पॉसिबिलिटी, एक मेटल और एक नॉन मेटल, दोनों पॉसिबिलिटी होगी, इससे वो आएगा। और इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के अंदर ध्यान रखना, ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी हो। ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल, है ना, ग्रेटर देन 10 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी हो, या ग्रेटर देन 42 किलो जूल, ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी लग रही है किसी बॉन्ड में, ये एनर्जी अगर लग रही है किसी बॉन्ड में, याद करते रहना, साथ में क्लास खत्म होती है पूछूंगा तुमसे। ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब वीक के अंदर क्या आता है? दो तरीके, एक वेंडरवॉल फोर्सेस और एक सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक के अंदर दो, वेंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। वेंडरवॉल फोर्सेस में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि कौन कौन से फोर्सेस आते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस के अंदर। तो कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? पहला, डाइपोल डाइपोल, पहला क्या है? डाइपोल डाइपोल। दूसरा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल डाइपोल को कीजम फोर्सेस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ ये भी। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को डिबाई फोर्सेस। थर्ड, थर्ड फोर्सेस आते हैं नॉन पोलर के बीच में, डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल किसके बीच में होते हैं? पोलर पोलर के बीच में। पोलर और पोलर है तो क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको कीजम फोर्सेस भी कहते हैं। और एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और तीसरा, दोनों नॉन पोलर, तो डिस्पर्जन और नॉन लंडन
नोट कर लिए तीनों। डाइपोल डाइपोल किसके बीच में होंगे? पोलर पोलर के बीच में। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, पोलर नॉन पोलर के बीच में। और डिस्पर्जन और लैंडन फोर्सेस दोनों नॉन पोलर होंगे तब। दोनों नॉन पोलर होंगे तब। अब अदर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पता ही है। एफ ओ एन तीनों में से किसी एक के साथ जब एच आएगा, एफ ओ एन तीनों में से किसी एक के साथ जब एच आएगा, एक्सेप्शनल केसेस और भी हैं। अभी तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है, एच एफ ओ एन, जैसे एच एफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे एच टू ओ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे एनएच3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच एफ के अंदर, एच टू ओ के अंदर, एनएच3 के अंदर। एच टू ओ का तो स्पेशल केस आता, किसी को पता हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगी? आइस के अंदर या वाटर के अंदर? आइस में कि वाटर में? आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों? क्योंकि आइस के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। वाटर आएगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, आइस के अंदर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। लेट क्यों आया? खड़ा होकर पढ़ते हो। ये समझ आ गया। और अदर फोर्सेज में लिखना है। अदर फोर्सेज में एक तो आयन डाइपोल, आयन और डाइपोल, एक आयन है और एक पोलर है, तो आयन डाइपोल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं ये भी। और दूसरा आयन, एक आयन है और एक नॉन पोलर है। आयन है और नॉन पोलर यानी आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल, ये सारी बातें जो बताई हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, इसका दूसरा नाम क्या है? डिवाइव फोर्सेज, ये पूछा हुआ है। डाइपोल डाइपोल का दूसरा नाम क्या है? कीजम फोर्सेज, ये पूछी हुई चीजें है सारी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए सारा, सही ना? तो इसको एक बार रिकॉल जरूर कर लेना इसको, टाइप्स ऑफ फोर्सेज को। 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी है तो वीक फोर्सेज। अभी स्टार्ट करना है कोवेलेंट बॉन्ड, सही ना? कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को पढ़ना है अब। इसी के टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एक। पाई बॉन्ड, सिग्मा को इससे डिनोट करना है। पाई बॉन्ड इससे डिनोट करना है, पाई बॉन्ड को। यही दो कोर्स में है, इसी के बारे में डिटेल ज्यादा पूछते हैं, तो इन दोनों को ढंग से पढ़ना है। तीसरा, डेल्टा बॉन्ड, और एक होता है फाई बॉन्ड। एक है फाई बॉन्ड, तो फाई बॉन्ड तो जरूरत नहीं है कोई, इसको नहीं पूछेंगे। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नाम से पता रहा है, जिसके अंदर एस ऑर्बिटल हो, जिसके अंदर क्या हो, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल मतलब एक लोब, एस ऑर्बिटल मतलब ये होता है ना, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का मतलब क्या है? वन लोब। और पाई बॉन्ड ये किससे बनेगा? पी, पाई से पी, पी ऑर्बिटल से, जिसमें दो लोब होंगे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, यानी दो लोब। इसके अंदर दो लोब होंगे। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड जो किससे बनेगा? डी ऑर्बिटल से, जिसमें चार लोब होंगे इस तरीके से, जिसके अंदर चार लोब होंगे, ये इस तरह से बनेगा। और फाइव बॉन्ड, इसमें छह लोब्स होते हैं, जरूरत नहीं है इसकी कोई। फाइव बॉन्ड जो एफ ऑर्बिटल से बनता है, जो एफ ऑर्बिटल से बनेगा, सही ना? फाइव बॉन्ड, ये हिंट दिया जस्ट। अब स्टार्ट करेंगे पहले सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा और पाई पे ध्यान देना। स्कूल का क्वेश्चन जो आज करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। चार चार पांच पांच डिफरेंस में आने चाहिए, है ना? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, यही क्वेश्चन होना है। और सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीखना आना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड पहले पढ़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये कैसे बनता है? डेफिनेशन आएगा आएगा व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बॉन्ड, थोड़ा फास्ट सीखना इस चीज को, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, डेफिनेशन आनी चाहिए सबको। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along INA along internuclear axis, पूरा रखना तुम लोग। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along internuclear axis, यानी न्यूक्लियस की एक्सिस पे। ये डेफिनेशन है। ऐसा बॉन्ड जो न्यूक्लियस की एक्सिस पे बनता है उसे क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। उसे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और ये कैसे बनता है? एस एस ओवरलैप। इट इज फॉर्म्ड बाय एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप एंड पीपी ओवरलैप। लेकिन कहाँ पे? अलोंग, ये जरूर लिख देना। एस एस ओवरलैप तो होता है न्यूक्लियस की एक्सिस पे। एसपी ओवरलैप भी न्यूक्लियस की एक्सिस पे होना चाहिए। पीपी ओवरलैप भी न्यूक्लियस की एक्सिस पे होना चाहिए। अलोंग आईएनए लिख देना जरूर, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब पहला पढ़ेंगे एस एस ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट है एस एस ओवरलैप से। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1। हाइड्रोजन 1s1 है। दूसरा हाइड्रोजन भी क्या आएगा? 1s1। दोनों के बीच में तुमने ये चीज तो पढ़ी हुई है, एच के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एच के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्शियल शेयरिंग करेंगे इस तरीके से। और ये बन गया एच एच सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये बन गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे। दूसरा, ये एच एच क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। और कैसे बना ये? एस एस ओ। ये पता नहीं वाली चीज तो टेंथ में पड़ी हुई है, एच एच बॉन्ड वाली, ये तुमने टेंथ में पढ़ा हुआ है। अब एक एच है 1s1, दूसरा एच है 1s1, दोनों एच जब पास आएंगे, ये दूसरा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, व्हेन बोथ एच एटम्स अप्रोच क्लोजर टू ईच अदर, व्हेन बोथ एच एटम्स अप्रोच क्लोजर टू ईच अदर containing electrons with opposite spin, then partial overlapping with, ये देखो एक एच इसका है, एक एच इसका, एक एच इसका, एस दोनों के पास आए कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। तो ये इस तरह से पार्शियल ओवरलैपिंग भी ध्यान देना। ये ओवरलैपिंग हुई, यहां बन गया सिग्मा बॉन्ड। और ये न्यूक्लियस की एक्सिस ध्यान रखना। सोचना ये एक स्फीयर है, ये एक बॉल है, और ये दूसरी बॉल, दोनों बॉल के बिल्कुल सेंटर से ये बना सिग्मा बॉन्ड। देखो न्यूक्लियस की एक्सिस, न्यूक्लियस की एक्सिस से बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये याद रखना। दो बॉल पड़ी हुई है, दोनों के सेंटर से बॉन्ड बनेगा एकदम। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये बना न्यूक्लियस की एक्सिस। न्यूक्लियस की एक्सिस बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज ध्यान ध्यान से नोट करना, जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी डायरेक्शन में, ये ध्यान सुनना लाइन, एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तीन डायरेक्शन होती है, तीनों डायरेक्शन में कहीं से भी आ सकता है कि नहीं? जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो उसकी किसी एक डायरेक्शन में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 33%। 33% होगी कि नहीं? 33% एक डायरेक्शन से आ रहा है, और ऐसे ही 33% ये दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है। तो इसमें ओवरलैपिंग हुई है, पार्शियल ओवरलैपिंग, ये जो हो रही है पार्शियल ओवरलैपिंग, ये पार्शियल ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन दोनों न्यूक्लियस में जो रिपल्शन होनी है, क्या उतनी हो पाएंगी? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? ये एक न्यूक्लियस, ध्यान देना। दिस इज वन न्यूक्लियस, दिस इज अनदर न्यूक्लियस। दोनों के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बीच में क्या आ रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो रिपल्शन मिनिमाइज होगी कि नहीं? इलेक्ट्रॉन तो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगी तो रिपल्शन क्या होगी? मिनिमाइज। अट्रैक्शन इतनी पास से हो रही है। क्या ये समझ आ गया? दो रीजन दिए हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड की, जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो बना है, उसमें 33% प्रोबेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी 33% है। 33% क्यों बोला मैंने? तीन डायरेक्शन होती है, एस पी और डी, सॉरी एक्स वाई जेड, तीन है। एक्स एक्सिस पे 33% ऐसे मान रहे हैं हम, अदरवाइज तो जो प्रोबेबिलिटी है ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने की, वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी? इक्वल होगी। इधर क्या वाला मैंने, एक्स वाई जेड एक्सिस में इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसे 33% प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे नहीं हुई है एस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंट में नहीं हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे एस पी ओवरलैप। ये पहला क्लियर हो गया। ये पहला मैंने ओवरलैप बताया सिग्मा बॉन्ड का, इससे एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनाइए। दूसरा, अब एस पी ओवरलैप से देखो, एस पी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा?
देखो हाइड्रोजन आया 1s1, हाइड्रोजन 1s1। उसके बाद फ्लोरीन अगर आता है, फ्लोरीन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5 को लिखेंगे 2px2, 2py2, 2pz1, 2pz1 है, तो 2p ये रहा और 1s ये रहा, 2p1s। सही ना, 2p है और 1s है, तो क्या बन जाएगा इससे, इससे क्या बनेगा, 2p1s। एस पी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं, ये एस और ये पी जेड, पी जेड है तो जेड एक्सिस मानेंगे, जेड एक्सिस पे ये एस। पी की शेप क्या होती है, डंबल शेप। ये इलेक्ट्रॉन दोनों जब आप पास आएंगे कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, तो ओवरलैपिंग होगी। पी का जो इलेक्ट्रॉन है वो 100% किस डायरेक्शन से आ रहा है, जेड डायरेक्शन से। एस के, एस का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी तीन जगह, तीनों जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। तो एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो 33% एक तरह से है जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लेंगे ना, क्योंकि पी जेड है। और जो पी का है वो 100% जेड डायरेक्शन, तो इसमें ओवरलैपिंग कुछ ज्यादा हुई कि नहीं इसमें, क्योंकि पी जेड का इलेक्ट्रॉन तो पूरा 100% जेड डायरेक्शन में ही है, लेकिन जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो 33% है जेड डायरेक्शन, तो इससे इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है। तो ये एसपी ओवरलैप से एच एफ बनेगा, ये एच का एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। देखो इसमें एस का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसमें एच का एक इलेक्ट्रॉन, और एफ का, एफ क्या होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर, ये इधर, ये एच एफ का एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो एच एफ का सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पे कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना है, बाय एस पी ओवरलैप, किससे बनाइए, एस पी ओवरलैप से। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा है, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर आएगा यहाँ पे पीपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पीपी ओवरलैप, सही ना, पीपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पीपी ओवरलैप, जैसे एक फ्लोरीन आया, 1s2, 2s2, 2p5, 2p5 मतलब 2px2, 2py2, 2pz1, 2pz1। दूसरा फ्लोरीन आएगा 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। तो इसका pz खाली है, pz पार्शियली वेकेंट है, और ऊपर भी पार्शियली वेकेंट pz है, दोनों फ्लोरीन का पार्शियली वेकेंट होगा pz। तो एक फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, when they both will close approach, when they both will approach closer to each other, when they both will approach closer to each other containing electrons with opposite spin, पार्शियल ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ये हो गई। अब दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन इधर भी नहीं होगी, नहीं होगी ना रिपल्शन, क्यों नहीं हो पाएंगे रिपल्शन, उतनी उतनी रिपल्शन नहीं हो पाएंगी, क्या रीजन है, क्योंकि बीच में क्या आ रहे हैं, बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि नहीं, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसलिए इससे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से रिपल्शन कम होगी, समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए भी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये पीपी ओवरलैप से भी, लेकिन तीनों केस में ओवरलैपिंग जो हो रही है कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के एक्सिस, ये न्यूक्लियस के एक्सिस पे ओवरलैप, तीनों केस में न्यूक्लियस, ये पीजेड जेड एक्सिस है, ध्यान से जेड एक्सिस पे आ रहा है पीजेड, जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है इस पे, सही ना, जेड एक्सिस पे। तो तुम्हें समझ आ गया सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर क्या होती है, पार्शियल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये याद रखना है इसके अंदर। फिर पाई बॉन्ड, ये इजी चीजें हैं, सबने पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कवर कर रहा हूँ। मैंने बताया ना आज का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन क्या आना है स्कूल में, सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, पांच पांच छह छह डिफरेंस आने चाहिए। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। पाई बॉन्ड बनेगा, डेफिनेशन पहले, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आई एन ए, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, तुम लोग पूरा लिखना, आई एन ए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, in a direction perpendicular to INA, internuclear axis. See ना, in a direction perpendicular to internuclear axis.
पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा, है ना। ये परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियस की एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। देखो उधर, पाई बॉन्ड, जैसे एग्जांपल लिया O2 का, डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 2p4 मतलब 2px2 2py1 2pz1। दूसरा ऑक्सीजन, तो एक तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। मान लो मैं जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा हूँ, तो जेड एक्सिस पे तो 2p z के बीच में क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये 2py और 2py क्या बनाएंगे, 2py और 2py क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ये रहा, एक 2py एक 2pz, ये 2pz मान रहे हैं इसको, ये 2pz है। तो 2pz का 2pz के साथ क्या बन रहा है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे। 2pz और 2pz क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये जेड एक्सिस मान रहा हूँ, न्यूक्लियस की एक्सिस, ये न्यूक्लियस की एक्सिस जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है न्यूक्लियस की एक्सिस। तो ये 2pz होगा, ये भी 2pz होगा। और ऊपर कौन सा होगा, 2py 2py, और 2py और 2py में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इसलिए पाई बॉन्ड को हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग। और ये जो 2py है, ये न्यूक्लियस की एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, 2py जो है न्यूक्लियस के एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इसलिए ये बनेगा ऐसे पाई बॉन्ड, पार्शियल ओवरलैपिंग। बुक में दिखा रखा है कि तुम ऐसे दिखा दो पाई बॉन्ड, ये सही तरीका नहीं है। पता लग गया सही तरीका क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ आएगा। तो यहाँ बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाओगे इधर, बन पाएगा क्या वो, नहीं बन पाएगा ना ये। जैसे यहाँ बना है ना सिग्मा बॉन्ड, ये नहीं आ पाएगा ना अगर ऐसे शो करेंगे तो दिखा रखा है कि साइडवेज ओवरलैपिंग ऐसे होती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है ऐसे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दूर से। अब सिग्मा बॉन्ड जब बना, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड जब बना, ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड जब बना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये रहे, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रिपल्शन ज्यादा की कम, ज्यादा। हाँ दिया, बताओ क्यों ज्यादा, कम बोला है, ज्यादा किसने बोला। अच्छा कम क्यों रिपल्शन, बहुत अच्छे, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इसलिए रिपल्शन क्या होंगी, न्यूक्लियस में कम होगी। रिपल्शन न्यूक्लियस में क्या होगी, कम होगी। तो और डिस्टेंस भी, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक कर रहा है, वो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम की जा रहा, कम है, डिस्टेंस कम है ना। न्यूक्लियस ये रहा, इधर भी देख लो, डिस्टेंस कम है कि नहीं है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस भी कम है। अब देखो, जब ये न्यूक्लियस पाई के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करेगा दूसरे के, पाई के इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके, ये अट्रैक्शन है। अब बताओ ये दूर है पास है, दूर, डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं। तो पाई के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करना न्यूक्लियस के लिए टफ होगा कि नहीं, दूर हो गया तो टफ होगा। दूसरा, क्या अगर सिर्फ पाई के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो न्यूक्लियस में जो रिपल्शन है, क्या वो मिनिमाइज हो पाएंगी, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पाई के लिए, नहीं आएंगे ना। तो इसलिए मानते हैं कि रिपल्शन भी पाई के इलेक्ट्रॉन्स की, जो न्यूक्लियस की है, वो ज्यादा होगी पाई के इलेक्ट्रॉन्स की। नहीं समझ आ रहा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस को, जो पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना है, वो इसके ट्रैक करना है ना, ये रहे, दूर है। ऐसे ही इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना है, ये भी दूर है दूर कि नहीं। और पाई के इलेक्ट्रॉन्स क्या न्यूक्लियस की रिपल्शन को मिनिमाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स तो बीच में आ रहे थे कि नहीं। तो पाई के इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो न्यूक्लियस की रिपल्शन है उनको मिनिमाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। अतुल्य समझ आया तेरे को, दो पॉइंट बोले हैं, दोनों समझ आने चाहिए। एक तो जब सिग्मा का इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को जब न्यूक्लियस से ट्रैक कर रहा है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है। दूसरा दूसरा डिस्टेंस कम, और न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन को मिनिमाइज करता है। और पाई के इलेक्ट्रॉन्स को जब न्यूक्लियस से ट्रैक कर रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ गया, और रिपल्शन जो है न्यूक्लियस के बीच में, वो मिनिमाइज भी नहीं हो पा रही। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड। स्कूल में आता है तो सिंपल आंसर क्या आना है, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय ओवरलैपिंग होती है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय कोई पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं होती इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय ओवरलैपिंग ज्यादा, पाई बॉन्ड के ओवरलैप के समय ओवरलैपिंग क्या है, कम है। क्लियर हो गया कि नहीं है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर।
अब N2 का एक बार खुद ट्राई करो। N2 में कितने, इसमें से एक सिग्मा एक पाई है ना, N2 में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, ऐसे डायग्रामेटिकली शो करो, रिजॉइन कर लेने के बाद।